Hello, guys. A very warm welcome to Ansarkari and in the series of CSC 2023 countdown for both prelims, mains, and obviously personality test. This is an integrated approach. न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, आप डेली देखते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिलते हैं, आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मिलते हैं, बट देन आवर अप्रोच इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द मोस्ट comprehensive and the most systematic approach as far as possible, which is customized according to the need of candidates. And that is how we also run courses, not to teach, but to make you learn and inculcate skills. क्योंकि हर टॉपर कहता है भाई मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी, मेरी तो तैयारी खुद ही हुई और मैं खुद ही टॉपर बन गया, लेकिन फिर भी हम एड्स देखते हैं जिनमें कहते हैं कि तैयारी अफोर्डेबल हो गई है, हम तो बैच चला रहे हैं और उसके बाद फीचर्स भी देते हैं बैचेस के, जो कि एक कैंडिडेट को कितना आकर्षित करता है ये तो आप कंपटीशन के हिसाब से सोच सकते हैं। कहते हैं भाई 1-to-1 मेंटरशिप भी देंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी देंगे, हैंडमेड नोट्स भी देंगे, डेली करंट अफेयर्स भी देंगे, वीकली रिवीजन भी देंगे। भाई तो रह क्या गया, कुछ तो ऐसा बता दो जो बच्चा खुद कर ले। हर ऑप्शनल बैच के बात होती है, हर सब्जेक्ट की बात होती है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट तो फिर आखिर एग्जामिनेशन को क्या चाहिए, ये कैसे पता होगा। हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी हो रही है, लेक्चर नोट्स भी दे रहे हैं, लाइव आंसर भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पेपर तो नहीं निकल रहा है। तो पेपर कैसे निकले, ये आपकी अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है, आपका एक अबव पार थ्रेशोल्ड से काम करना बहुत जरूरी है। इसी दिशा में हमने ये सीरीज स्टार्ट की एंड दैट इज हाउ वी ऑल्सो रन आवर कोर्सेज, we also run our programs. So please do like, share, and subscribe, and also spread the word so that more meaningful and right-minded people can have, privilege and also accessibility to look at these ideas and analysis that we are doing. On the front page, there is a news item which says that Supreme Court is giving bail to a journalist who was behind bar because of certain reasons. Journalist was arrested under UAPA. Please think what is the full form of UAPA and you will be able to understand the crux better. So the question is not that he was behind the bars, the question is that हर person को right to free expression है, and then exactly executive is responsible to bringing the exact cause of someone putting behind bars. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर विक्टिम किसी को भी जस्टिस चाहिए और आप उसके लिए कोई कॉमन वॉइस उठाते हैं तो आप एंटी नेशनल नहीं हो जाते, वो क्राइम नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। जो भी सीज मटेरियल है, जो भी एविडेंसेस होते हैं, वो भी बियॉन्ड डाउट प्रूव होने चाहिए कि दैट वर अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द लॉ ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन. So that is why these ideas we can always write, the philosophy behind this idea can always be written in general studies paper 2, especially in the parts of constitution and polity. And also case study of ethics, when you are writing you must understand the essence. Similarly is the point with essay and in the interview also. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है एक चीफ सेक्रेटरी हैं एक स्टेट के, आप ये भी छोड़िए आप चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे कहूं कि आप भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो सारे स्टेट चाहते हैं कि चलती रहे और स्टेट को क्या करना चाहिए, यानी कि सेंटर को क्या करना चाहिए इस केस में, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि फ्री ग्रेन स्कीम्स is going to be for next 6 months it is going to be costing state around 80,000 crores. तो लास्ट में बात क्या आती है कि एक पॉलिटिकल कॉल है, तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पॉलिटिकल कॉल, व्हाट इज जुडिशियल कॉल, व्हाट इज द लिमिट्स एंड व्हाट आर द रेमिफिकेशंस ऑफ एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव. दैट इज व्हाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वेलफेयर का पार्ट है, रेवडी कल्चर नहीं है वो. इट इज इमिनेटिंग फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स. ट्राई टू लिंक that in fundamental duties which clauses you can make out which are linked with such schemes and such ideas. Please do write back and make note of it. Similarly, Oxfam India IPSMF यानी कि पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, इंडिया एंड इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, दोनों का कहना है कि हमारे फोन ले लिए गए और उन्हें क्लोन कर दिया गया और उनका डेटा ले लिया गया. ये ऑफ रिपीटेड स्टेटमेंट है अगेंस्ट सीबीआई, अगेंस्ट ईडी and against other kind of organizations which are in enforcement and which are in such areas including bringing action against bodies. तो आपका क्या मानना है? सरकार क्या इतनी जानबूझकर ऐसा करती है, या आपका ये मानना है कि जब हम कहते हैं भारत का तो कल्चर ही ऐसा है, भारत का तो सिस्टम ही ऐसा है, तो आप इन चीज़ों को कैसे आप काउंटर करेंगे अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है? Similarly, other news is that after gold and silver
चोपड़ा साहब ने, नीरज चोपड़ा साहब ने डायमंड जीता और डायमंड शो किया। डायमंड शो में उनके फर्स्ट टाइम उनके रिलेटिव्स भी मौजूद थे एंड ही से दैट इज वेरी इलेटेड। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद इनसे जब बातचीत अगर आप करते हैं, अगर आपको मौका मिलता है बात करने का, अगर आपको रोल मॉडल बनाने का बात मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं का नाम रोल मॉडल में लिख देंगे स्पेशली स्पोर्ट्स में, लेकिन मान लीजिए आपको इससे आपको नंबर नहीं आने वाले। नीरज चोपड़ा के बारे में भी जब कोई आप ऐसी बात बोलेंगे जो बहुत ही जेन्युइन है और ऐसी बात बोलेंगे आपने पैशनेटली फॉलो किया, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो किया था, उस जेवलिन में उनका कितनी जेवलिन थ्रो जो उन्होंने किया था वो कितने मीटर पे था एग्जैक्ट, अगर आपको पता है। अगर आपको पता था कि नंबर 2 कौन है, तो शायद आपको इम्प्रेस होकर एग्जामिनर आई मीन टू से यूपीएससी बोर्ड मेंबर व्हेन यू आर इन इंटरव्यू कैन गिव यू मार्क्स, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि चोपड़ा साहब तो जीते, लेकिन नंबर 2 पे कौन था। इसे कहते हैं अवेयर लर्निंग। So we are moving forward. Again, one more ad is there. Congratulations to all the toppers. It's very sweet, but then it can be also at the same time not meaningful because this is no really link with the toppers. प्रीतम कुमार हो, चाहे श्रुति राजलक्ष्मी हो, चाहे उत्सव आनंद हो, सक्षम गोयल हो, सबने मेहनत की है, सबने बहुत जी तोड़ और खतरनाक मेहनत की है। शाश्वत सांगवान ने भी वही किया है, सबने किया, लेकिन किसी ने क्या किया ये हमें नहीं पता, और क्या करना है ये भी हमें नहीं पता। तो पॉइंट इज दैट आपको अपनी मंजिल खुद ढूंढनी है, आपको अपने तरीके खुद ढूंढने हैं, आपको अपना रोल मॉडल खुद बनना है। A very important case study is there on the first page bottom about G.S. Khush, जिनको father of you can say राइस रिवोल्यूशन इन इंडिया आप कह सकते हो, जैसे नॉर्मन बॉरलॉग को हम वीट के लिए कहते हैं, गुरुदेव सिंह खुश। तो गुरुदेव सिंह खुश की केस स्टडी दी गई, कैसे उन्होंने ब्लॉकबस्टर IR 36 और IR 64 राइस वैरायटीज की। लेकिन वो आज भी कहते हैं कि भाई मुझे जो है वीट और चपाती पसंद है, मुझे चावल इतने पसंद नहीं है। सो मिल्क मैन ऑफ इंडिया को जैसे वर्गीस कुरियन साहब के बारे में कहा जाता है उनको दूध पसंद नहीं था, लेकिन वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ऐसे ही आपके गुरुदेव सिंह खुश के बारे में है। अगर केस स्टडी की बात आती है, अगर आपको कहीं बोलने की बात आती है, आपके रोल मॉडल की बात आती है, अगर आप इनका नाम ले देंगे थोड़ा, अगर आपको एक्स्ट्रा पता है और आप उनसे इंस्पायर होते हैं, तो शायद आपके ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। अदरवाइज ऑल्सो इन द एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में और इवन इन फिलोसफी ऑप्शनल में इनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है एट ए रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। So the point is that what is inspiring for all of us Indians is that he was born in India and then later on he studied very hard. At that time rice was a minor crop in Punjab, और अभी जब वो इंडिया आए तो उन्होंने एक सेमिनार कह सकते हो आप या 2 डे सिंपोजियम को उन्होंने एड्रेस किया, जिसका गोल है, जिसका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन हब ऑफ इंडिया। मैं आपको रिपीट करता हूँ, ऐसे लिखिए इसके ऊपर एक 500 वर्ड का, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीन रेवोल्यूशन हब ऑफ इंडिया। लिख नहीं पाएंगे आप, ग्रीन रेवोल्यूशन लिखते लिखते आदमी बुढ़ा हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन हब ऑफ इंडिया। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप एकदम कीन और कॉन्सेंट्रेटेड लर्निंग कर रहे हैं, तो शायद हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कंटिन्यू विद द आइडिया ऑफ गुरुदेव सिंह खुश साहब के बारे में, तो मैं आपको बता दूं जब उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, जो कि मुझे भी जानकर इट वॉज हाईली इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो, दैट ही यूज टू वॉक फॉर 7 किलोमीटर्स, जबकि वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज लुधियाना में पढ़ रहे थे। उन्होंने उसी इंस्टीट्यूशन से बाद में पढ़ाई करके PAU जो बाद में बन गया था, then later on he secured good marks and then he got admission in University of California, and that is how he started as half time research assistant over there. बाद में खुश साहब ने PhD की, और खुश सर ने बाद में जो है पहले उन्होंने काम किया था दूसरे उसके ऊपर, टोमेटो के ऊपर किया था। टोमेटो के सारे 12 क्रोमोसोम का जीनोम उन्होंने पूरा वो किया, लेकिन बाद में एक्सीडेंटली उनको जब बोला गया कि आप राइस में काम कीजिए, तो उनको राइस के मल्टीफील्ड में घुसना पड़ता था, क्योंकि टोमेटो और राइस दोनों का अप्रोच डिफरेंट है। तो ब्राइट यंग प्लांट ब्रीडर के जब वो ढूंढ रहे थे, जैसे यूपीएससी यंग ब्राइट स्टूडेंट्स को ढूंढती है फॉर सिविल सर्विसेज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सिमिलरली उनको भी ढूंढा गया, और बाद में उन्हें IRRI ज्वाइन कर लिया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला में है। एंड दैट्स हाउ इन नवंबर 66 ही ज्वाइंड, एंड देन उन्होंने जो है IR 8 को रिलीज किया, उसको मिराकल राइस कहा गया। एक हाइब्रिड वैरायटी थी, इसको मिराकल राइस कहा गया। बाद में उनका और इम्प्रोवाइजेशन हुआ बिकॉज इट वाज ससेप्टेबल टू डिजीजेस, एंड दैट्स हाउ हाई एमाइलेज कंटेंट के, जिसके अंदर ड्राइंग और हार्डनिंग होती है कुकिंग में, वो लिया गया। अब इतनी वैरायटीज बाद में बनती चली गई, बाद में चाइनीज वैरायटी, इंडोनेशियन वैरायटी, उनका क्रॉस किया गया, एंड दैट्स हाउ यू कैन से इन ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया बिकेम ए हब, पंजाब बिकेम ए हब। लेकिन अब बात क्या कर रहा था मैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस, ये तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो बाद में 4 इंडियन उन्होंने लेकर, 4 इंडियन वैरायटीज और वो लेकर उन्होंने केरला का थेक्कन एंड एरावापेंडी और तमिलनाडु का किचली सांबा एंड वेलाइकर, दोनों लेकर उन्होंने ब्रीड किया, एंड दैट्स हाउ यू हैव ए डाइवर्स लैंड रेसेस इन टर्म्स ऑफ राइस। तो राइस ग्रो होती गई हमारे यहाँ, और एक जमाने में आप करिए कि 11 मिलियन हेक्टेयर एनुअली 1980 तक होने लगी थी। नो वैरायटी ऑफ एनी फूड क्रॉप, नॉट जस्ट राइस, उससे पहले इतना कभी भी नहीं किया गया।
तो दैट इज एन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम IR36 के बाद IR64 आया, IR64 और आगे बढ़ता चला गया 1990s में, और आज की डेट में ये आप लगा लीजिए कि अ, इतनी ज़्यादा उसकी यूसेज एंड कल्टीवेशन है दैट इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द होल लैंडस्केप। तो यानी 60% ऑफ वर्ल्ड राइस एरिया 2002 के आसपास जो है वो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट की जो वैरायटीज हैं उनपे उनसे उनकी प्रोजेनी से ही किया गया। तो आपको सोच कर ये प्राउड होना चाहिए कि दैट्स हाउ इंडियंस आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन, दैट्स हाउ यू कैन आल्सो मेक कंट्रीब्यूशन बाय गेटिंग इनटू सिविल सर्विस एट द ग्रास रूट लेवल एंड मेकिंग ए वेरी वेरी सटल चेंज। तो पॉइंट ये है कि इतनी सारी की सारी वैरायटी जो हमने बात की, ये पंजाब में पहले बिल्कुल ब्रीड नहीं की गई और पहले बिल्कुल नहीं लगाए गए, एंड देन दे वर सप्लाइड ओवर देयर, और बाद में जो है PR106 एक पॉपुलर वैरायटी थी वो की गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट की बात है, क्योंकि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के लिए डेवलप की गई थी वो, इंडिया के टेम्परेट, पंजाब के टेम्परेट क्लाइमेट के लिए वो इतनी ज़्यादा व्हाट आई शुड से कंडूसिव नहीं थी। और जो एरिया जो राइस का था वो प्रोग्रेसिवली जो है धीरे धीरे कम कर दिया गया, क्योंकि वाटर सेविंग जो DSR है, दैट इज डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी, और जो शॉर्टर ड्यूरेशन की वैरायटीज है वो हेल्प कर सकती है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। आज की डेट में भी उनका कहना है कि इन सबको छोड़ देना चाहिए और साथ में ऑयल सीड या फिर अदर क्रॉप्स उगाई जानी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि किस अल्टरनेटिव क्रॉप से पंजाब को जाना चाहिए या ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया को जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? दैट इज हाउ इट इज, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कस्ड इन ए वेरी couple of movement that what is required. So एक आदमी का नाम पता चला, एक अप्रोच पता चली, और ग्रीन रिवोल्यूशन का एक आइडिया पता चला, ये आपके माइंड में बैठना चाहिए। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनको एक एजिटेशन जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेके क्विटिना मूवमेंट से लेके CDM से लेके उनका नाम आ जाएगा, और आप क्या बता सकते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के रहे व्हेन द इंडिया, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या रोल प्ले किया, यही एग्जाम में आएगा। सो जस्ट गो थ्रू, गूगल इट, मेक 5 points एंड मूव ऑन। We are moving further with, there are ads and there are so on. So welcome to Kartavya Path, which has been in news, but then Kartavya Path is just an example. Now the whole idea is about, think about the IPS officers, think about the administration who are going to, make sure that it remains incident free, it remains safe. That is the whole point. IIT दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च किया जो आपको फ्लडिंग रिपोर्ट करेगा, तो आपके हिसाब से उस ऐप को आपके हिसाब से कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, उसके उस हिसाब से आपको कौन से स्टेट्स को इनको अप्रोच करना चाहिए, उसके हिसाब से कैसे इसको डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल तक ले जाना चाहिए। दैट इज हाउ व्हाट यू हैव टू सी। नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज टॉकिंग अबाउट लोक नायक हॉस्पिटल विच वॉज नेम्ड एज इरविन हॉस्पिटल इन 1936, जो कि आज की डेट में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से है। तो इसका एक स्टोरी यहाँ दी हुई है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इवन इन द ब्रिटिश पीरियड व्हेन द मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज वर स्टार्टेड, they were started from the purpose of providing only very very desirable and only very very important intervention to those who need it and not for the masses। धीरे धीरे masses के लिए किया गया, वरना अक्सर आप अगर देखेंगे तो बाड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल है या फिर जैसे इरविन हॉस्पिटल है, ये सब जो है ओरिजिनली दे वर नॉट हॉस्पिटल्स बट दे वर यूज फॉर सम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज इंक्लूडिंग जेल्स। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इरविन हॉस्पिटल जिसका नाम लॉर्ड इरविन के नाम पे है, कैन यू मेक आउट लॉर्ड इरविन वाज इन विच डिकेड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? और दूसरा, अगर मैं डफरिन की बात करूं तो डफरिन को आप कांग्रेस के पीरियड के अलावा किस और बात के लिए जानते हैं? सोचिएगा, याद आए तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा था कि लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल NNJP, इट हैज़ प्लेड ए वेरी फिनोमिनल रोल, नॉट ओनली जस्ट taking care of the refugees after independence but also in the 1971 Bangladesh liberation war also. People will be coming, people will be thronging. That's how life is important, and that's how in society institutions play a very important role. So it's a heritage building, but then there have been a phenomenal role of the doctors also. TB is most fatal, that we agree, because it is being discussed now these days, because Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan has been started, but the point is that most important that it has to be made जन आंदोलन। क्या आप किसी और जन आंदोलन का नाम ले सकते हैं पिछले 5 साल में? क्या उस जन आंदोलन में आपकी कोई भागीदारी थी, आपका पार्टिसिपेशन था, कैसे था, अगर था भी तो ये बात सोचने की है, और यही आपके इंटरव्यू और केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपको कुछ और की फैक्ट्स भी लेके आने हैं। विश्वेश्वरैया जी, ऑनरेबल विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न मिला है, इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट किया था, और उनके बारे में आप क्या जानते हैं, और उनके बारे में आप 4 बातें मुझे बता सकते हैं, 4 लाइनें आप लिख सकते हैं, प्लीज लिखिएगा कमेंट सेक्शन में या अपने पास नोट्स बना के यू कैन गेट बैक। दिस इज मोर सो ट्रू फॉर दोज ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर part of the program and part of the course, and I hope they are going to write back in a very very smart and brief manner.
अटल इनोवेशन मिशन आपको पता होना चाहिए, 75 लाख स्टूडेंट्स को उन्होंने कनेक्ट किया, पर अटल इनोवेशन मिशन पीटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसी ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में तकरीबन कितने स्टार्टअप्स हैं, 77,000 हैं, 77,000 है कि 7 लाख हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कितने यूनिकॉर्न्स हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 1 to 50 में है कि 50 to 100 में कि 100 से 150 में। दैट्स हाउ इट इज। सो ये आइडिया जब तक आपको नहीं आएगा, ये अप्रोच आपको नहीं आएगी, देन फॉरगेट अबाउट इट दैट यू कैन यूज सच लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मेंस एग्जाम। मर पढ़ के पीटी ही हो पाएगा। Progressive drone policy, what is that? It is bringing change in the people's lives through technology. Space sector strengthened by प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का जब कोई आर्टिकल आता है, जब कोई चीज आती है, डेफिनेटली वी वांट टू टॉक अबाउट इट। सो सेंटर स्टेट में साइंस के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, ये सब बातें उसका एक एग्जांपल है। Government has recently imposed ban on the export of broken rice because India has found that maximum broken rice is absolutely एक abnormal तरीके से चाइना को दिया जा रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ राइस इंक्रीज हो गया। तो चाइना इज अ मेजर बायर ऑफ ब्रोकन राइस फ्रॉम इंडिया। सो इस एक्सपोर्ट इस ये एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट शेयर जो चाइना का है, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी एबनॉर्मल। रिजल्ट क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो ब्रोकन राइस को इथेनॉल बनाने के लिए या फिर पोल्ट्री फीड के लिए जो यूज किया जाता, दैट हैज बीन affected very very badly. So DGFT, that is Director General Foreign Trade, it has taken action. So export policy is amended from free to prohibited. सो ऐसे करके आप कहते हैं किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इंडिया हैज आल्सो डिक्लेयर्ड संडे एज द स्टेट मॉर्निंग। इट शोकेसेस इंडिया, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश रिलेशंस। इसके साथ ये भी मत सोचिएगा कि भारत तो कॉमनवेल्थ से निकला नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ तो हम तो ब्रिटिश के गुलाम ही थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है, पार्लियामेंट तो प्रोविजनल थी, हम लोग डायरेक्ट कहाँ चुने गए थे। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर क्वीन एलिजाबेथ के लिए मॉर्न करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि शायद अगर आपको पता हो, उस समय क्वीन एलिजाबेथ ही मोनार्क थी। सो नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ये इनोग्रेट किया, when it was inaugurated in Kerala, yeah, then the most important thing is that in spite of political bickering among the different leaders and so on, always administrative skills are being appreciated. Here is the case of Honorable Sonowal ji, Sarbanand Sonowal. He is Minister of Shipping, and a couple of other areas are with him. But what I want to highlight here is that administrative acumen and skills are always appreciated. सो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की जब बात होती है, उसमें बार बार यूपीएससी भी जनरल स्टडीज पेपर 2 के एग्जामिनेशन में पूछती है आपसे, मेंस में क्वेश्चन आते हैं दैट इंटर पार्टी डेमोक्रेसी या रीजनल पार्टीज की कैसे बढ़ाई जाए, क्या हो। तो यानी इलेक्शन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट मेरा आपसे क्वेश्चन है कैसा होनी चाहिए। वन मोर केस स्टडी वी आर टेकिंग अप in terms of civil services reforms, या फिर you can say to say the least that how and why you should be motivated or not motivated towards such issues. जो हिमाचल प्रदेश की 1987 बैच ऑफिसर निशा सिंह हैं, she has been superseded by another officer who was junior to her, and who was junior to her, and that officer has been given the post of you can say highest post in the state, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन हिमाचल प्रदेश। और आप ये लगा लीजिए कि उसकी वजह से शी हैड कंप्लेन टू नॉट ओनली गवर्नर बट ऑल्सो शी हैज बीन राइटिंग, बिकॉज शी सेज दैट गवर्नमेंट डिड नॉट डिफाइन कैपेसिटी बिल्डिंग। शी सेज दैट गवर्नमेंट ने कैपेसिटी बिल्डिंग डिफाइन नहीं की है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी मेंशन नहीं की है, और वो इस बात से भी ऑब्जेक्ट करती हैं कि एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग एक जूनियर ऑफिसर की उनसे कम है, तो उनको टॉप पोस्ट क्यों दी गई, चीफ सेक्रेटरी कैसे बना दिया गया। That is why she is writing directly कि she is having far less experience than me, and then how he or she can advise chief minister in her official chief minister on her official work। कैसे हो जाएगा ऐसा, जब मैं सीनियर हूं तो वो चीफ मिनिस्टर को मेरे ऑफिशियल वर्क के बारे में कैसे वो बताएंगे। सो माई सप्रेशन इज अनवारंटेड, टोटल इग्नोरेंट, एंड इसके लिए उन्होंने बोला कि मैंने सिंसियरली वर्क किया है, एंड दैट इज हाउ यू कैन से सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, हम प्रमोशन की बात करते हैं, दैट्स हाउ इज कमिंग टू द गवर्नमेंट इज सेइंग कि सीएम इन हिज कैपेसिटी हैज डन दिस। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? कल को जब आपके साथ भी ऐसा ही होना है तो फिर आप तैयारी क्यों करो? क्या मोटिवेट करता है आपको तैयारी करने के लिए? या आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो अप्रोच उठाई, इन्होंने जो बात उठाई, क्या उसके अंदर कोई इशू है? अगर उसके अंदर कोई इशू है तो प्लीज थिंक ऑफ इट एंड make it a note in your general studies paper 2 part and also in the ethics and essay part.
Serial production of Vande Bharat trains are going to be there. It is an example, important example of physical infrastructure, important example of industrial development, important example of transport and connectivity. Again, there is an ad about mass campaign to eliminate TB. Take pledge to help persons with TB. Join as Nikshay Mitra. So that's why Pradhan Mantri ji is saying every person, every organization, and every association can make a very, very important role. Coming further, coming further, when Supreme Court says that we do not want to be known as Tariq pe Tariq court, that you are asking us to adjourn the matter, then it is not done. It is the dignity of the court, and we want to change this perception that there are only Tariq pe Tariq pe Tariq. We do not want to, prolong hearings. So, what as a aspirant for civil services do you think that Supreme Court must take steps? Because the question comes up in the main exam about judiciary, about judicial activism, about judicial temperament, about role of judiciary, and whenever the question comes up of what are the top challenges India is facing in order to bring welfare to the last mile and the last person, will you bring such ideas? Please do check and understand. Okay, again coming up to a very very important and very very meaningful, very small piece of writing with respect to what is remission. हम सबको remission का मतलब पता है in general, but then I am making you understand the whole process by keeping the case of Bilkis Bano. So this is not the first time there is an outrage in whole India that why remission has been done. So I am discussing the issue involved here, and you will understand the not only how judiciary and how legislative and also other aspects are there, but you will understand that how to write it in simple words. कहा गया है कि मतलब जस्टिस जो है, जस्टिस और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दोनों में बहुत फ़र्क है. रिमिशन जो है इट इज़ ऑर्डेंड बाय लॉ, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करता है. रिमिशन जो है वो हिस्टोरिकली अगर आप इंडियन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखेंगे तो उनमें बहुत इनकन्सिस्टेंसी के तरीके से यूज़ किया गया है. 2003 में जस्टिस मैलिमत कमेटी ने कहा था कि परमानेंट स्टैट्यूटरी कमेटी होनी चाहिए प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस को देने के लिए, सेंटेंस की गाइडलाइंस को देने के लिए, ताकि एम्बिग्यूटी कम हो जाए इस बारे में कि रिमिशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए. इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स में गुजरात गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया 1992 में, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि देयर कैन बी अ रिलीज ऑफ विक्टिम्स दोज हु आर इन जेल्स. विक्टिम का मेरा मतलब है यहाँ जो जेल में है, वो विक्टिम नहीं है, दिस इज रॉन्ग वर्ड. जो जेल में है उनको 14 साल अगर हो चुकी है तो 1978 के बाद अगर उन्हें जेल में डाला गया है देन दे कैन बी रिलीज्ड. 2022 में जस्टिस यू ललित हेडेड एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिवोक किया डेथ सेंटेंस मोहम्मद फिरोज का. मोहम्मद फिरोज को कन्विक्ट किया गया था रेप एंड मर्डर के लिए, तो विक्टिम की मदर ने रिव्यू पिटिशन डाली थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. तो बैलेंसिंग एक रिट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि मुझे आपसे बदला लेना ही है, उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए रिस्टोरेटिव जस्टिस का. तो इसीलिए 20 साल की सजा उनको दी गई. अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन रिट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस. रिट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि मैं आपको किसी भी कॉस्ट पे अगर आपने मेरे को थप्पड़ मारा तो आपको थप्पड़ लगना ही लगना चाहिए. और जस्टिस भी, लेकिन न्याय भी होना चाहिए. जान के बदले जान नहीं हो सकती, दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. सो लेकिन आप सोचिए कि इमोशनली जिस विक्टिम के साथ ऐसा हुआ होगा उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि हम जिस क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको याद होगा सुशील शर्मा, नैना साहनी, तंदूर कांड था, इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली, उनको भी जो है रिमिशन के द्वारा ही छोड़ा गया था. या फिर जसिका लाल केस एक है, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो 1992 की जो ये पॉलिसी है इसके अंदर बिल्किस बानो के कन्विक्ट्स को छोड़ दिया गया, बिकॉज सेंटर की गाइडलाइंस हैं कि जो भी केस सीबीआई के द्वारा या हीनियस क्राइम्स के अंदर होगा उनमें नहीं छोड़ा जाएगा. लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि 2012 के बाद से जब निर्भया जो केस हुआ था उसके बाद जो है रिमिशन को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली, और भी ज़्यादा डिलीजेंटली, और भी ज़्यादा तरीके से देखा जाना चाहिए. बिकॉज देयर हैव बीन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट डाले गए जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा, विच यू कैन ऑल्सो यूज इन योर आंसर्स, स्पेशली इन केस ऑफ लॉ ऑप्शनल टुवर्ड जेंडर जस्टिस. दूसरा इशू जो रिमिशन का है, एक बार अगर कोई गिल्टी पाया गया है तो उसको मिनिमम टाइम के लिए तो ऑफेंस के लिए जेल में रहना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर. और मिनिमम
टाइम के लिए रहना पड़ेगा, लेकिन इस मिनिमम टाइम के बाद जरूरी नहीं है कि उसको रेमिशन का अधिकार ही हो, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं आता, सेटल लॉ का कोई सेटल लॉ नहीं है ये कि उसके बाद वो ऐसा होगा ही होगा। So that is why remissions are a constant tug of war between executive and judiciary. जुडिशरी अगर उसको देना नहीं चाह रही या नहीं दिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव किसी तरीके से चाहेगा ऐसा हो जाए। तो इसीलिए जो बिल्किस बानो केस के जो कन्विक्ट्स हैं, दे हैव यूज्ड रिमिशन प्रोसेस अफोर्डेड टू देम आफ्टर मिनिमम 14 इयर्स ऑफ एज इन द जेल। सेंटर ने प्रोसिक्यूट किया था सीबीआई को, स्टेट जिसमें वो ट्राई किए गए थे वो महाराष्ट्र था, और सर जहां उनकी सेंटेंस हुई वो गुजरात है। तो क्वेश्चन अराइजेज दैट गुजरात विल हैव द फाइनल से इन दिस मैटर, एंड दैट इज वाई व्हेन द बोर्ड वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, उस बोर्ड ने उनको पैरोल, उनको रेमिशन ग्रांट कर दिया। बट आर्गुमेंट अराइज होती है कि क्या उनकी पैरोल को, उनके उनके उसको उनके रेमिशन को 2014 के लेजिस्लेशन में डाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2014 का लेजिस्लेशन एक्सक्लूड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, रिमिटेबल क्राइम्स जो हैं, जैसे उनको उनको ही सिर्फ दिया जाएगा, रेप जैसे क्राइम्स को नहीं दिया जाएगा। So as per legal principles, all criminals can benefit from legislation enacted after their conviction. That is why 2014 का जो लॉ आया, इस लॉ के हिसाब से तो उनको ठीक छोड़ा गया, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया जा सकता, बिकॉज उनको रिमिशन मिला है 1992 के लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली गुजरात गवर्नमेंट के। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, यू नो। ज़्यादा पॉपुलिस्ट ह्यू एंड क्राई के बदले हमें चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जुडिशरी का फाइनल से है किसी भी डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज के अंदर, दैट इज वेरी ट्रू, बट देन दैट इज बीइंग रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए वी कैन नॉट से दैट ड्यू प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड और ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड इन दिस केस। Similarly, accusations of bias or preferential treatment are also ridiculous because they are not unlike the Tamil Nadu government, जिसने कैबिनेट में बार बार राजीव गांधी कन्विक्ट्स के लिए भी बार बार दुहाई लगाई थी कि भाई उनको छोड़ दो, भाई उनको छोड़ दो, ऐसा इस केस में नहीं किया गया। इसीलिए हमारे पास पॉइंट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, एज पर द आर्टिकल इज सेइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, इट बिलीव्स दैट आफ्टर कमिंग ऑफ ऑनरेबल मोदी जी इन पावर, स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो है हिंदू की, हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू स्ट्रीट पावर जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय की है, उन्होंने स्ट्रीमलाइन की है। तो इसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कहाँ से आ जाता है? तो प्रिविलेजेस अफोर्ड की जाती हैं कन्विक्ट्स के द्वारा इफ देयर इज अ ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस और टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ के कारण अगर वो छूट भी रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्किस बानो के साथ जस्टिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट हैज द लास्ट वर्ड टू से इन दिस केस। तो कलेक्टिव कंसाइंस अगर आप देश की बात करेंगे तो वो कोई नहीं चाहेगा कि वो छूटें, लेकिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव्स इन लाइफ, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी एंड द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सोसाइटी, लेकिन फिर भी लॉ तो अपना कोर्स लेगा ही लेगा। सो दैट इज वाई इमोशंस कैन प्ले डिमिनिश्ड रोल एंड द लॉ विल टेक अ हायर रोल। तो आपको ऐसे समझना है कि रूल ऑफ लॉ चलेगा, रूल ऑफ डिविनिटी नहीं चलेगी। सो दिस आर्टिकल इट टॉक्स अबाउट दैट हाउ अ प्रोसेस वर्क्स अपॉन। हमने इस पर इतनी चर्चा की, आप इसको कहीं और भी लगा सकते हैं, आप इसको गवर्नर की पावर से लगा सकते हैं, आप इसको प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर से लगा सकते हैं, आप इसको पार्लियामेंट के रूल्स एंड डोंट्स में ले जा सकते हैं। तो कितने सारे एरियाज आप इससे ओपन हो जाते हैं। अगर आपका लॉ ऑप्शनल है देन डेफिनेटली दिस इज द वे टू अप्रोच। जनरल स्टडीज के अंदर इसका एक सरसरी तौर पर समझ लेना और ऐसे आइडियाज को अपने वर्ड्स में विद इन 150 वर्ड्स लेके आना अलॉन्ग विद गुड फैक्ट्स इज अ श्योर वे टू गेट अ हाई मार्क। Sheikh Hasina, we have been talking, she has been to India, India-Bangladesh relations, but I want to say that if India is going to talk about CAA, India is going to talk about national register of citizens, then it has to be make sure that it is not taking our one of the most progressive partners in neighborhood for granted, क्योंकि हमारा वो सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट एशिया में जो है वो बांग्लादेश के साथ है। बट टू इश्यूज जैसे कुशियारा रिवर का और तीस्ता का जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक वेस्ट बंगाल उसमें रोल प्ले नहीं करेगा। सो दैट इज वाई फेडरलिज्म आल्सो कम्स इनटू क्वेश्चन, सेंटर स्टेट रिलेशंस आल्सो कम्स इनटू क्वेश्चन। अदरवाइज at Tirupura we are within the 150 yards of the zero line, we are creating fencing, उसके बाद क्राइम फ्री बॉर्डर हम भी बना रहे हैं, वरना पहले होता था कि बकरी चली गई तो बांग्लादेश राइफल्स ने गोली मार दी, कभी कुछ हो गया तो हमारे लोगों ने कुछ कर दिया, और ये स्मगलिंग, एंटी पीपल एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज, जिससे दोनों देशों को बहुत अधिक नुकसान होता था। दैट इज वाई स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड। चाइना बांग्लादेश का बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, हमने माना या कुछ है भी, लेकिन इंडिया को धीरे धीरे अपनी जगह और बनानी होगी ताकि डिफेंस के एरिया में भी इंडिया इज नंबर वन, नॉट चाइना। दैट इज व्हाट इन द लॉन्गर रन वी हैव टू सी। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपको कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि टीबी मुक्त भारत के अंदर गवर्नमेंट की स्कीम अप्लाई करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं भी उसमें कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ।
by adopting a person who is having TB, I'm going to give my time to that gentleman, that person, that female or male. ये आपको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि सरकार ने निक्षय मित्रा जो ये बात मैं बताई आपको, ये जो है इसके अंदर अलग अलग टाइप का सपोर्ट है। पहले आप किट के थ्रू सपोर्ट देंगे, फूड सप्लीमेंट देके, सेकंड आप सपोर्ट देंगे एडिशनल लैब डायग्नोस्टिक्स, इनका आप सपोर्ट करेंगे कि भाई लो मैं करवा देता हूँ। तीसरा आप जो है पेशेंट्स को वोकेशनल स्किल और उनको जॉब में लाने में सपोर्ट करेंगे। तो CSR NGOs, corporates, cooperative, elected leaders, and even common person can also help. Because you want to get into civil services, so tomorrow you can always say, this is one of my ways to contribute to society. So another one of the issues we are taking up here is with respect to world history. वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी टेक्निकल नहीं आते। लेकिन मैं यहाँ आपसे बात करूंगा थोड़ा सा चाइना की लेगेसी के बारे में, जहाँ पर हमें समझ आएगा कि माओ जो अभी जी जिनपिंग है, कैसे ही हैज इवॉल्व्ड एंड ही इज नॉट द सेम लाइक लाइक मिखाइल गोर्बाचोव और लाइक जियांग जेमिन और हु जिनताओ। ये नाम आपको पता होने चाहिए। इवन माओ के अंडर भी जो है कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप था, वो लौट के एक तरीके से आ गया है। क्योंकि माओ जेडोंग के बाद जो CPC थी वो मॉडरेट व्यू की तरफ चली गई थी, कर्टसी डेंग सिपोंग। तो पॉइंट ये है कि माओ और स्टेलिन के आइडियाज का कॉम्बिनेशन हमें जी जिनपिंग में दिखता है। डेंग जियोपिंग के लिबरल आइडियाज अब गायब हो गए हैं। लिबरल आइडियोलॉजी जो थी डेंग जियोपिंग की, वो कम हो गई है। तो एक लास्ट डिकेड में जो जी जिनपिंग हैं, उन्होंने ही हैज कंट्रोल्ड ओवर not only resources but also ideology, ideas, policies and programs of China also. He has meticulously dismantled जी जिनपिंग के जो डेंग जियापिंग के जो डेमोक्रेटिक मॉडल था, उसका उनका जो डेमोक्रेटिक मॉडरेशन था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। दैट मीन्स नेपोटिज्म और क्रायोनिज्म को उन्होंने नेपोटिज्म और उन्होंने क्रोनिज्म को बढ़ा दिया। दैट मीन्स जैसे जैसे माओ जेडोंग के टाइम में था, उनके की एसोसिएट्स ही कार्य करते थे एंड दे यूज टू क्रिएट अ सिस्टम, वैसा सिस्टम जी जिनपिंग ने क्रिएट कर दिया है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर द वन हु आर गोइंग टू बी फर्स्ट गेटिंग द हीट बिकॉज ऑफ दिस चेंज। तो जी जो है ही इज टेकिंग चाइना to a different kind of zone and different kind of confrontation idea. That is why we say कि hyper nationalism, that is what China is practicing. ताइवान के केस में भी हाइपर नेशनलिज्म, तिब्बत के केस में भी हाइपर नेशनलिज्म, इंडिया के केस में भी हाइपर नेशनलिज्म. So that is why it is we, India, as an institution, as a nation, as a subcontinent that we will face, and that is why countries like US and other they are supporting us. So एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इंडिया चाइना रिलेशंस को लाइट थ्रू करने की हो सकती है कि भारत करे क्या, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि उनके दिमाग में क्या चलता है और आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप बहुत कम कर पाएंगे. अनदर ए वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हेयर विच यू कैन यूज इन एसे इफ इट इज कम टू कि आखिरकार जो स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उनको कौन चलाएगा. रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और जजेस चलाएंगे कि स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्लेयर्स को चलाया जाना चाहिए. ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. और आप मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप स्मार्ट हैं तो ऐसे एग्जाम्पल ला के आप अपनी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी शो कर सकते हैं. द पॉइंट इज दैट रेगुलेटरी कैप्चर, एक फ्रेज जो यहाँ पे हमने पढ़ा, रेगुलेटरी कैप्चर का मतलब है कि एकेडमिक लिटरेचर इंस्टीट्यूशन में रेफर करता है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो ढूंढती हैं, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसीज की किन कंपनीज का इंटरेस्ट है, किन बॉडीज का इंटरेस्ट है और उनको रेगुलेट किया जाए ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो ना हो, लेकिन इंटरेस्ट को रेगुलेट कर दिया जाए. तो इसका मतलब जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर है, वो अगर कोई आइडिया ऐसा बना देगा टेलीकॉम रेगुलेटर की जियो को ही फायदा होगा या भारतीय को ही फायदा होगा, तो उससे कंपटीशन सफर करेगा. सेम इज द केस विद इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कंज्यूमर हु इज सफरिंग. दैट इज वाई अनदर वर्ड विच इज हेयर विच यू मस्ट नो इज लॉबिंग, क्योंकि अगर आपके स्टेक इन्वॉल्व है तो आप लॉबी करोगे. सो लॉबिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड नेसेसरी, बट इट इज एन एक्सेप्टेबल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ करप्शन. एक्सटेंसिव रिसर्च अगर आप इस पे करते हैं तो रेगुलेटरी कैप्चर इंडिया में आपको दिखाई देता है, चाहे आप फुटबॉल देखो, चाहे आप क्रिकेट देखो, चाहे आप इवन ओलंपिक कमेटी देखो. सो दैट इज वाई रेगुलेटरी कैप्चर नहीं होना चाहिए. इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां पर बोथ पब्लिक और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ऑपरेट करते हैं, compete करते हैं सेमी मार्केट में. टेलीकॉम, बैंकिंग, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, एविएशन भी हो गया है, और उसमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का नाम आ गया है जो कि फंडामेंटल तौर पे इट इज हेल्पिंग. दैट इज यू कैन से बैंकिंग ombudsman भी ऐसे है. इसी के बैकग्राउंड में ये आर्टिकल वांट्स टू कन्वे दैट जब अपॉइंटमेंट प्रोसेस इनका एकदम इतना ट्रांसपेरेंट है, व्हाई नॉट सेम थिंग इज हैपनिंग विद द स्पोर्ट्स फेडरेशंस.
Why not it is being liberalized? Why not it is being given the intellectual and knowledge space? तो बिकॉज वही सेम बात कि शुक्राना भी आपको देना है, नजराना भी आपको देना है, जैसा कि आप मिडिवल इंडिया में हम पढ़ते हैं, जिसको पेशकश भी कहा जाता था। तो ग्रेटिट्यूड भी होगा, और ग्रेटिट्यूड के बाद बाद आपको पोस्ट बेनिफिट रिटायरमेंट्स भी मिलेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो, हम इंडस्ट्रीज की बात तो करते हैं, लेकिन वो चीज़ हम जो है क्यों नहीं दिखाना चाहते फेडरेशन के मामले में? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी हम क्यों नहीं क्रिएट करना चाहते? सिस्टम ऐसा क्यों है कि इट इज रिजल्टिंग इन द कैप्चरिंग ऑफ पोस्ट बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल? और हाउ यू कैन से दैट एट द एंड ऑफ द डे that sports federation or any kind of such bodies in India, they are completely decolonized? ऐसा क्यों होगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चलाने के लिए भी हमें जज ही चाहिए, या हमें उसको चलाने के लिए कोई ब्यूरोक्रेट्स ही चाहिए? ऐसा क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट इज सेटिंग अप मिशंस लाइक इन फुटबॉल इट डिड। सो तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जब वो आए तो फीफा केम इनटू पिक्चर, एंड फीफा सेट कि आपको इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना है। उन्होंने इंडिया के फीफा अंडर 17 गर्ल्स वुमेन वर्ल्ड कप मैच को हटाने की बात की, तो बैन हट गया। सिमिलरली अभी इंडिया को वार्निंग मिली हुई है दैट बाय नेक्स्ट मे इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेंड आवर वेज इन केस ऑफ ओलंपिक्स, ओलंपिक कमेटी, तो फिर वहाँ भी ऐसे। स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, उसके लिए बहुत स्किल्ड जॉब है अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हो। तो पॉइंट ये है कि जब तक ये एरिया भी नेपोटिज्म और क्रोनिज्म से फ्री नहीं होगा, देन इट विल ऑल्सो बी यर्निंग टू गेट द बेस्ट। और हमें नीरज चोपड़ा साहब जैसे लोग बहुत कम मिलने वाले हैं। So we can use such examples in sociology, we can use such examples in political science and international relations paper too, especially Xi Jinping का BPSIR के उसमें रोल है कुछ ना कुछ, और इनका भी रोल है, that is what we are saying. So another article is over here with respect to sociology and with respect to general studies paper 1 also, कि multiracial multicultural society कैसे बनती है, जैसा कि हमने क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे देखा। So प्रिंसेस एलिजाबेथ, शी हैड बीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। उनके बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो शी हैड मेंटेन स्टडीड साइलेंस। सो पावर ऑफ साइलेंस आप उनके बारे में कह सकते हैं। जब कोई बात करे कि अगर बोलना सिल्वर है, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ इसलिए सिल्वर ही बोलूंगा, तो देन साइलेंस इज गोल्डन। एंड टू बी ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट आपको भी राइट टाइम पर चुप रहना आना चाहिए। सो पावर ऑफ साइलेंस की वजह से ही उन्होंने इतने सारे हिकअप्स भी झेल लिए, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स भी देख लिए, सोशल रेवोल्यूशन भी देख लिया, 60s भी देख लिया, 90s भी देख लिया, LGBTQ का रेवोल्यूशन भी देख लिया, और जो है वुमेन भी पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहुत ज़्यादा हो गई, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने देख लिए, और उन्होंने थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन लिज ट्रस को भी उन्होंने एलिवेट कर दिया। तो पॉइंट इज दैट कि यूनाइटेड किंगडम became a very aware and a very advanced and a progressive nation, but definitely there are a lot of issues, but then from that perspective we can understand this. There is a picture of लॉर्ड गणपति बप्पा मौर्य, उनके लॉर्ड इमर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या टेक अवे? हमारे लिए टेक अवे ये है कि 32,000 पुलिस ऑफिसर्स, and there will be hundreds of IPS officers also involved in the process, and some IAS officers also, including district collectors, and more than 20,000 police personnel were on the duty. So you have enough and a great contribution to make and a great satisfaction when you're part of the public service. Otherwise, we also have news. 6 people have drawn emerging Ganesh idols in Haryana and so on. So life is most precious. King's speech begins new era. Again, it is too much over here. It is not directly related with the civil services exam. Nothing is going to come up. That's why I'm not taking it up. As I just said, Prince Charles, now he is Charles the King. He is outspoken, but then he may have to bite his tongue, because that is what will be the demand of his post and also aura. United Nations Secretary General is saying that nature is blind and it is attacking wherever it is, but it must not attack those nations who have not actually created the mess of climate change. तो करे कोई भरे कोई, लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। आज पाकिस्तान का नंबर है, इंडिया को भी प्रिपेयर रहना चाहिए हाउ दे कैन हैंडल सच मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स। हमने बेंगलुरु फ्लड्स की अभी बात तो रिसेंटली इन आवर अर्लियर वीडियोस हमने की थी। Disaster emergency is declared in New York because polio was found in wastewater. So इंडिया से तो पोलियो एरेडिकेट हो चुका है, लेकिन जब न्यूयॉर्क में पाया जा सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? सो हाउ एज अ पब्लिक हेल्थ चैंपियन, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एज एन ऑफिसर, आप क्या सोचते हैं कि परमानेंटली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे होना चाहिए? When we talk about
Indian art and culture, there are certain elements. So Indian art in 20th century, post modern independence, contemporary art है. मैं सिर्फ ये बातें कहूँगा कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस का 20th सेंचुरी चालू होता है, देन देर वाज विक्टोरियन एकेडमिक टेस्ट. फॉर एग्जांपल, जो भी इंग्लैंड में बन रहा था, जो भी यूरोप में हो रहा था, वो बातें भारत में आती थी. 1920s के आसपास आप कह सकते हैं इंडिया में भी एक रिवोल्यूशन कल्चर आया, स्पेशली आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट, और इंडियन रूलर्स भी पेट्रन्स बने और फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट मूवमेंट इंडिया में आई. बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज द हार्बिंजर ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट मूवमेंट इन इंडिया. बंगाल आर्ट मूवमेंट, जिसमें अजंता बनेगा, जिसमें ताजमहल भी बनेगा, जिसमें अकबर भी बनेगा, जिसमें बुद्धा भी बनेगा. उसी समय आपके रविंद्रनाथ टैगोर भी होंगे, उस समय आपके नंदलाल बोस भी होंगे, उस समय आपका शांति निकेतन भी होगा. सो आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, फोक कल्चर, फोक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आइडियाज होंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. प्लीज डू लुक इनटू आवर सीरीज फॉर आर्ट एंड कल्चर. दैट इज आल्सो अनदर सीरीज वी हैव लॉन्च फॉर पीटी एग्जाम. During the first Royal British tour of India in 50 years in 1961, Queen and Prince Philip were the guest of honor at the Republic Day parade. साथ में आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज देयर. बॉटल नोज डॉल्फिन होती है, आप देखिएगा बॉटल नोज डॉल्फिन, गूगल कीजिएगा, देखिएगा कि ये बॉटल नोज डॉल्फिन क्या होती है, क्यों होती है, तो यू मे गेट अ फैक्ट अबाउट प्रीलिम्स. अगर मैं आपसे कहूं कि सिविल सर्विस एग्जाम में चीटिंग होती है, हाँ जी होती है. आई ऑल्सो नो वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु वाज एक्चुअली एन आईपीएस ऑफिसर. आई न्यू हिम वेल, आई ग्रूम्ड हिम ऑल्सो, देन लेटर ऑन he went on to do these immoral acts and that is how he was suspended. But then here is the point of chess. तो आपसे कोई पूछे भाई चेस चैंपियनशिप हो रही है या चीट किस किस तरीके से हो सकता है, तो वेरी वंडरफुल. शूज है, चीट कोड्स हैं, चश्मे हैं, कोल्यूशन है चीटिंग का. तो ये एथिक्स के पेपर के अंदर आपको अगर ये आपको ये आइडियाज अगर पता है तो आप इनका काउंटर लिख सकते हो. काउंटर लिख सकते हो, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ ऑनलाइन एवरीथिंग. चेस ऑनलाइन है आजकल, एग्जाम्स ऑनलाइन है, और आजकल तो मीटिंग्स भी ऑनलाइन है. सो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट देन प्रॉब्ली समवेयर इट मे हेल्प यू ऑल्सो. इलीगल लोन एप्स रोज हम पढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट मेक अ वाइट लिस्ट, व्हाई नॉट मेक अ कंप्लीट लिस्ट, स्पेशली जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. आपसे पूछा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो जितने भी डॉर्मेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए. अनरजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी बंद कर देना चाहिए. डिजिटल लेंडिंग एप्स को जो भी आरबीआई द्वारा मॉनिटर्ड है उसकी लिस्ट का पार्ट नहीं है, दे मस्ट बी स्टॉप्ड. तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, आपसे कोई पूछे 1 2 3 4 5 फटाफट से पॉइंट बताइए, क्योंकि आपको इकोनॉमी पढ़ते हुए और आपको सोचते हुए करते हुए बहुत समय हो गया है. तो मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ब्रीच प्राइवेसी ऑफ डेटा, मिसयूज ऑफ अनरेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर, शेल कंपनीज, डिफंक्ट एनबीएफसी, ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं. इनको रोकना होगा, इसीलिए सुप्रीम आरबीआई इज सेइंग दैट वी विल क्रिएट अ व्हाइट लिस्ट. There is an important role to be played by finance and electronics and IT ministry, or along with the role of RBI. The enforcement directorate has been playing a key role in this, so that the marginalized, vulnerable and the lower section of society is saved, because उनको अगर पीड़ित किया जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं. डायरेक्ट टैक्स इज राइजिंग अप टू 30% इन द लास्ट एनुअल सेशन. मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि कितना, अगर आपको फिगर पता है तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आइडिया देने के लिए. दैट इज 5.29 ट्रिलियन. इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईपीएफ. तो अगर पीटी में आपके पास आता है व्हाट इज आईपीएफ, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. आईपीएफ 14 मेंबर एक ग्रुप है जो मार्च में रिसेंटली इन द मे इट हैज ओनली स्टार्टेड. बट देन व्हाई इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज यू हैव टू थिंक दैट आईपीएफ का इंडिया पार्ट क्यों नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. Again, as I was saying in the beginning of our lecture series that नीरज चोपड़ा साहब डायमंड लीग में आ गए हैं, लेकिन लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विन. तो आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सब कुछ ठीक पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज निकल सकता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा देर से निकले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ठीक करेंगे तो नहीं निकलेगा. सो एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी ऑफ गोल्ड, पर लेकिन ठीक है, एक बार सिल्वर मिल जाए फिर गोल्ड में मिल जाएगा. देयर मस्ट बी हंगर टू विन, बिकॉज चोपड़ा साहब की तरह आपको भी एक हंगर, एक पैशन होना चाहिए, आपको भी एक सिंप्लिसिटी, चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म होना चाहिए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. और आपको आगे के लिए तैयार भी होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट. So with these notes, I wind up today's session, and I request you to spread the word, to share, like, and subscribe our channel, and do write back to me
for any issues with respect to the points and the ideas that I have raised. Thank you very much. Wishing all of you all the best.